नमस्कार दोस्तों। एक सवाल से वीडियो शुरू करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग एक ही जगह पर क्यों नहीं रहते हैं? अगर पूरी पृथ्वी पर ज़मीन मौजूद है, तो फिर कुछ ही जगहों पे करोड़ों लोग रहते हैं और कुछ जगहों पर कोई नहीं रहता है, ऐसा क्यों है? और जब किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, तो सिर्फ बच्चों के जन्म दर से बढ़ती है, इसके पीछे और भी कोई कारण है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी की, उसका जो चैप्टर है आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसमें जानेंगे। और मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करवाऊँगा बल्कि कॉन्सेप्ट और एग्जांपल के साथ पूरा समझाऊँगा एग्जाम में। जनसंख्या जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक गाँव है जो कि निश्चित है, गाँव क्या है, एक निश्चित सीमा पर है, उसमें 5000 लोग रहते हैं, तो 5000 लोग जो हैं यानी किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो कुल जनसंख्या है, वही क्षेत्र की उस क्षेत्र की जनसंख्या है, ठीक है? देखिए इसकी परिभाषा कहती है विश्व की जनसंख्या पृथ्वी की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं है। यानी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो कुल संख्या है, वही जनसंख्या है। यानी एक गाँव जो है वो निश्चित सीमा क्षेत्र पर है, तो वो क्या है, उस क्षेत्र की जनसंख्या है, उस पे जो लोग रहते हैं। और अगला पॉइंट क्या है अपना, जनसंख्या का अध्ययन मुख्य रूप से इन घटकों और पहलुओं के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला जनसंख्या वितरण, दूसरा घनत्व, तीसरा वृद्धि और चौथा परिवर्तन। ये जो 4 पॉइंट हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जनसंख्या है क्या, ठीक है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो लोगों का वितरण समान नहीं है। वितरण का अर्थ होता है कि फैलाव। लोग कैसे यहाँ पे थोड़े कम में रह रहे हैं, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा में रह रहे हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो यही जो रहना है लोगों का, यही वितरण कहलाता है, ठीक है? देखिए, कुछ क्षेत्र बहुत जब ज़्यादा आबादी वाले होते हैं और कुछ क्षेत्र जो होते हैं बहुत कम आबादी वाले होते हैं। आबादी मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। विश्व में रहने वाले जो लोग होते हैं, पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों में बराबर संख्या में नहीं रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत कम रहते हैं और कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। जबकि जो बहुत ज़्यादा बड़े विशाल क्षेत्र हैं, उस पे भी बहुत कम लोग रहते हैं। इसी तरह पृथ्वी पर लोगों के असमान फैलाव को ही जनसंख्या का वितरण कहते हैं, ठीक है? परिभाषा समझ में आया? यानी पृथ्वी में जो लोग रह रहे हैं, कहीं पे कम रह रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा रह रहे हैं, इसी जो जनसंख्या के फैलाव को ही हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो जनसंख्या वितरण है, उसमें अधिक जनसंख्या वाले कौन से क्षेत्र हैं और कम जनसंख्या वाले कौन से क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें पूर्वी एशिया एशिया महाद्वीप है, उसमें जो पूर्वी एशिया यानी पूरब का भाग है, जिसमें चीन, जापान, कोरिया आदि आते हैं, ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, ठीक है? और दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप में जो जो दक्षिण का भाग है, ठीक है? इसके बारे में हम पता करते हैं। इसमें देखिए दक्षिण में जो आते हैं, वो है आपका भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो हैं, ये भी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अब दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, उसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, ये जो हैं आपके अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जो जनसंख्या की फैलाव वितरण की बात की जा रही है उसमें। फिर यूरोप, एशिया का हो गया, अब यूरोप। यूरोप में देखिए, पश्चिमी और मध्य यूरोप के कई भागों में अधिक जनसंख्या है, ठीक है? वहीं पे उत्तर-पूर्वी उत्तरी अमेरिका जो है, वहाँ पर अमेरिका और कनाडा के कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है अधिक जनसंख्या है। अब हम ये जान लेते हैं दूसरा पॉइंट कि कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, वो कौन से हैं, ठीक है? कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, वो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। ध्रुवीय प्रदेश आपको पता होगा। देखिए, ध्रुवीय प्रदेश वो होते हैं, जो कि ध्रुव के नज़दीक होते हैं। जैसे आपकी ये क्या है, पृथ्वी में ये आपकी 0 देशांतर अक्षांश है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके यहाँ पे कर्क रेखा है, फिर मकर रेखा है, फिर यहाँ पे एक और रेखा है, यहाँ पे जो है नॉर्थ है और यहाँ पे आपका साउथ है, इस साइड में भी, ठीक है? यहाँ पे साउथ साउथ 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ है। तो यहीं पे ये जो भाग होता है नॉर्थ और साउथ का, जो 90 डिग्री पे लगता है, यही होता है ध्रुव। इसे ही हम ध्रुव बोलते हैं, क्या? ध्रुव, ठीक है? इसे ही हम ध्रुव बोलते हैं। और ये जो ध्रुव होता है, ये 90 डिग्री पर होता है, जो कि पृथ्वी के सबसे मतलब 90 डिग्री पर पड़ता है कोण में, ठीक है? इस पे जो सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की जो प्रकाश है वो तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे जो धूप रहती है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो ये जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ठंड के कारण बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है आपका, गर्म और शुष्क मरुस्थल। जो मरुस्थल प्रदेश होते हैं, वो ऐसे प्रदेश होते हैं
जैसे मैंने अभी आपको ये पृथ्वी बना के दिखाया है, तो इसमें यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। जब सीधी पड़ती हैं तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे मरुस्थल बन जाते हैं। जैसे कि आपका इंडिया यहाँ पे पड़ता है, इंडिया में भी सीधी पड़ती है, तो इंडिया में यहाँ पे राजस्थान में मरुस्थल है। ऐसे ही इसी क्षेत्र में सहारा मरुस्थल पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और गर्मी के कारण भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। तो ये ठंड, गर्मी, बरसात ये सब भी जनसंख्या के रहने को प्रभावित करती है। ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र, अब बहुत ज़्यादा कोई ऊँचा पर्वत है, तो उसमें भी लोग बाग नहीं रहेंगे। घने विषवती वन, अब भाई वन में वहाँ अंधेरा रहता है, ऐसे भी लोग बाग नहीं रहेंगे। अब भाई ऐसा होता क्यों है देखिए, इसको याद रखने की जो ट्रिक है देखिए, ठंड में नहीं रहते हैं, गर्मी में नहीं रहते हैं, ऊँचे पर्वत में नहीं रहते, घने जंगलों में जो कम जनसंख्या है वो नहीं रहती है। कम जनसंख्या सॉरी रहती है। अब ये जो जनसंख्या वितरण है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा बताया है कि यहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पहाड़ हैं, तो इस प्रकार से हम आगे समझते हैं। अगला पॉइंट जो है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कई प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर ये निर्भर करता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहला जो है आपका कारक वो है भौतिक कारक, ठीक है? इसमें जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, स्थलाकृतियाँ जो है वो है जैसे इसे हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र की धरातली बनावट, यानी धरातली यानी पृथ्वी की जो बनावट है वही स्थलाकृति कहलाती है। इसमें जो समतल मैदान होते हैं, उसमें कृषि होती है, परिवहन और बस्तियों का विकास आसान होता है, समतल मैदान जो होते हैं। जैसे किसी जगह पर सड़क बनाना है, खेती करना है, बस्ती बनाना है, तो बेशक भाई समतल मैदान का ही प्रयोग करोगे। उसमें पहाड़ का या दूसरी तरफ दुर्गम पहाड़ जो होते हैं, ऊँचा होता है, उसका तो करोगे नहीं। इसलिए जो घनी आबादी होती है, वो समतल मैदान में रहती है, जो कि स्थलाकृति है, ये भी महत्वपूर्ण है बस्तियों के लिए। अब अगला पॉइंट क्या है? जल। देखिए, अब दूसरा जो पॉइंट है जल, इसे समझना बहुत आसान है। मनुष्य मनुष्य जो होता है उसे भाई पानी तो चाहिए ना पीने के लिए, कृषि के लिए पानी चाहिए, जो उद्योग रहेंगे उनके लिए पानी चाहिए। इसलिए जहाँ जल आसानी से मिल जाएगा, मानव बस्तियों के विकास की संभावना बढ़ जाएगी। तो वहीं पे भाई भाई लोग वहीं पे नदियाँ, घाटियाँ जहाँ रहती हैं, वहीं पे ही मानव आबादी जो है बसेगी। देखिए, आपको पता होगा कि जो बहुत सारी सिंधु सभ्यता है या बहुत सारी जितनी भी सभ्यताएँ निकली हैं, वो सब किसी न किसी नदी, घाटी के अगल-बगल ही निकली हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ उनको भी तो जल चाहिए होता है। अब जल चाहिए, तो जल के आस-पास ही रहेंगे क्योंकि खेती के लिए, उद्योग के लिए, हर चीज़ के लिए जल चाहिए। इसलिए जो ये क्षेत्र हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब जलवायु, जलवायु देखिए, जलवायु क्या कहती है? इसमें एक देखिए कोई भी व्यक्ति व्यक्ति हो, वो आराम से रहना पसंद करेगा। पूरे साल अत्यधिक ठंड हो या ऐसे मरुस्थल हो, कम तापमान हो, वहाँ पे तो रहेगा नहीं, है कि नहीं? तो अधिकांश लोग ऐसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं, जहाँ पे आराम उन्हें महसूस हो, बहुत ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र ना हो, अत्यधिक गर्म ना हो। तो इसलिए क्या होता है कि गर्म और ठंडे अत्यधिक क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या होती है। और जो जलवायु के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जलवायु ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रहने के अनुकूल होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो जलवायु जो एक फैक्टर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा मिट्टी, देखिए मानव जो सभ्यता है इसमें विकास के लिए भाई कृषि तो चाहिए ही, क्योंकि खाना है, खाना के लिए कृषि चाहिए। जहाँ मिट्टी उपजाऊ है और कृषि अच्छी तरह हो सकती है, वहाँ भोजन उत्पादन हो सकता है कि नहीं? कृषि रोजगार देती है, आजीविका देती है, इसलिए उपजाऊ मैदान जो होते हैं, वहाँ पे अधिकतर जनसंख्या पाई जाती है, ना कि पहाड़ों में, जंगलों में, क्योंकि भाई वहाँ खेती नहीं होती है। तो जो मिट्टी होती है, ये भी एक फैक्टर है, जो कि जनसंख्या को प्रभावित करता है रहने के लिए। उपजाऊ मैदान होगा, वहाँ पे खेती होगी। अब अगला पॉइंट क्या है अपना? खनिज। देखिए, खनिज जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हैं, तो वहाँ क्या हो सकता है भाई? देखिए, खनन शुरू हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। खनिज आधारित उद्योग हो सकते हैं। उद्योग जो होंगे वो रोज़गार पैदा करेंगे और रोज़गार की तलाश में वहाँ पे लोग आएँगे। जब लोग आएँगे तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी और इस तरह खनिज और ऊर्जा संसाधन भी जो है ना, वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है? अब अगला पॉइंट क्या है अपना? मानवीय कारक। अभी तक हमने भौतिक कारक पढ़े हैं, अब हम मानवीय कारक पढ़ेंगे। ओके? मानवीय कारक। मानवीय कारक में आर्थिक गतिविधियाँ, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा। देखिए, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि क्या सिर्फ़ प्राकृतिक परिस्थितियाँ तय करती हैं कि लोग जो हैं जनसंख्या जो है वो वितरण करेगी?
ये जो जनसंख्या का फैलाव है, उसमें क्या भौतिक कारण ही है? भाई भौतिक नहीं, मानवीय कारक भी हैं, ठीक है? देखिए, आज मानव अपनी तकनीक और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में भी जीवन संभव कर पा रहा है कि नहीं? जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ पे गर्मी के लिए कुछ लगा लिया। तो सबसे पहला जो कारण है आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियों में क्या होता है कि यहाँ जहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, जैसे बड़े शहर हो गए, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, व्यापारिक केंद्र हो गए और सेवा क्षेत्र हो गए, वहाँ लोग रोजगार की तलाश में यानी काम की तलाश में जाते हैं। इसलिए आर्थिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो जनसंख्या के वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, है कि नहीं? आर्थिक गतिविधियों में क्या है? उद्योग है आपका, व्यापार है, सेवा है, रोजगार है। अब देखिए जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ यानी उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, रोजगार बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए बहुत अलग-अलग बहुत राज्यों से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, इसलिए दिल्ली की जो जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं? अब अगला जो पॉइंट है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखिए कुछ स्थान में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है ना लंबे समय तक बस्तियों का विकास हो सकता है। धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, है कि नहीं? अब जो राजनीतिक कारण है, ये एक तीसरा पॉइंट है आपका। अब देखिए, इसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ अगर किसी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा है, तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। लेकिन युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता में लोग दूसरे क्षेत्रों में की ओर चले जाते हैं, ठीक है? कहीं पे भाई शांति बहुत ज़्यादा है, सुरक्षा उनको महसूस हो रही है, तो वहाँ पे सही से लोग बाग रहेंगे, अधिक लोग रहेंगे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, अस्थिरता है राजनीतिक, तो वहाँ से तो लोग जब बाहर जाना पसंद करेंगे ना, तो ये आपका राजनीतिक कारक है। अब राजनीतिक वितरण को हमने समझ लिया। अब अगला पॉइंट जो है आपका, वो है आपका राजनीतिक घनत्व, यानी जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या से, ठीक है? देखिए, 2 गाँव में दोनों जगह पर 5,000 लोग रहते हैं, ठीक है? मान लीजिए 2 गाँव हैं, एक गिरा ए, एक ए है, एक बी है। इसमें दोनों में 5-5 हज़ार लोग रहते हैं। एक गाँव का जो क्षेत्रफल है ए का, वो है 10 किलोमीटर वर्ग और दूसरे का क्या है 100 वर्ग किलोमीटर। तो किस गाँव में लोगों का घनत्व ज़्यादा होगा? देखिए गाँव ए में, क्योंकि वहाँ कम क्षेत्रफल में उतने ही लोग हैं, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किसी निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। इसका जो सामान्य सूत्र है जनसंख्या घनत्व का, कुल जनसंख्या भागे कुल क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या मान लीजिए कितनी है 100 है और उसका भाग कर दो आप कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना है 10, ठीक है? 100 का भाग कर दो 10 से, 0 0 कट गया। तो आपकी जो है जनसंख्या की घनत्व निकल आएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है मान लीजिए कितनी है 10,000 है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। तो 10,000 का अगर तुम भाग कर दोगे 100 से, तो भाई 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। तो यही आपका जनसंख्या घनत्व है। जैसे कि अभी 100 का 10 आया था, यानी 1 वर्ग प्रति में 10 लोग रहते हैं, ठीक है? अब आप लिखने के लायक। तो देखिए, अब जब सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि। अब मान लीजिए किसी शहर में एक साल में 1 लाख लोग हैं, ठीक है? अगले कुछ वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1,20,000 हो जाती है। तो क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हुई है। किसी निश्चित समय में जनसंख्या की संख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है? लेकिन जनसंख्या बढ़ने की केवल जन्म ही ज़िम्मेदार नहीं होता है। देखो, जनसंख्या बढ़ने के पीछे केवल जन्म ही ज़िम्मेदार नहीं होता है। यहाँ 3 चीज़ें जो है ज़िम्मेदार होती हैं। देखिए, पहला जन्म है, दूसरा मृत्यु है और एक तीसरा प्रवास है, ठीक है? अब इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम जन्म को समझते हैं कि आखिर जन्म क्या है? देखिए, जन्म दर, यानी ये जो जन्म दर है, किसी क्षेत्र में जन्म लेने लेने वाले बच्चों की संख्या जनसंख्या की वृद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जब जन्म अधिक होते हैं तो अन्य परिस्थितियाँ जो होती हैं समान रहने पर जनसंख्या बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन केवल जन्म देखना ही पर्याप्त नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि उसी समय कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही होती है। अब ये जो मृत्यु है इसको समझते हैं। देखिए, मृत्यु होने से जनसंख्या कम होती है, इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से हमें प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को समझने में मदद मिलती है। सरल रूप में अगर हम बोलें तो जन्म अधिक और मृत्यु कम, जनसंख्या बढ़ने की संभावना अधिक। जन्म कम, मृत्यु अधिक, जनसंख्या घटने की संभावना अधिक। यही फॉर्मूला जैसे लिखा है, जन्म ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है, तो प्राकृतिक वृद्धि है ये, ठीक है? अब तीसरा कारण जो है आपके प्रवास क्या होता है? प्रवास, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने गाँव से शहर जाकर रहने लगता है, तो गाँव की जो जनसंख्या है उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ना। गाँव से एक व्यक्ति कम हुआ है और शहर में एक व्यक्ति बढ़ गया है कि नहीं?
इसी तरह बड़े स्तर पर लोग जब स्थान बदलते हैं ना, तो ये जनसंख्या में काफ़ी परिवर्तन लाता है। इसी को समझने के लिए आप्रवास और उत्प्रवास को अभी हम समझेंगे, ठीक है? तो ये जो वास्तविक जनसंख्या होती है, इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। देखिए, इसमें जन्म के साथ-साथ मृत्यु और प्रवास को भी शामिल किया जाता है। यानी वास्तविक वृद्धि में क्या होता है, जन्म, फिर मृत्यु, फिर आप्रवास और उत्प्रवास, जो कि प्रवास है ना? ये शामिल किया जाता है। तो हमने प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि समझ लिया। अब जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख घटक, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये भी हमने समझ लिया। अब अगला पॉइंट अपना क्या है, प्रवास क्या है? देखिए, ये जो प्रवास है, ये क्या है, इसको जानते हैं, ठीक है? प्रवास के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना, यही प्रवास कहलाता है। अब प्रवास जो है 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले एक आप्रवास होता है, जब लोग किसी दूसरे क्षेत्र से आकर किसी क्षेत्र में बसते हैं। यानी एक व्यक्ति है, वो ए से जाके बी में बस जाता है, तो यही क्या है, आप्रवास, ठीक है? यानी बी में आना आप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास क्या होता है, जब लोग किसी क्षेत्र या देश से बाहर जाकर दूसरे स्थान पर बसते हैं, है कि नहीं? ये उत्प्रवास कहलाता है, इमिग्रेशन। और ये, ठीक है? देखिए, बाहर जाना उत्प्रवास कहलाता है, और आप्रवास यानी अंदर आना, उत्प्रवास बाहर जाना, ठीक है? ये है आपका। अब जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये जो जनसंख्या वृद्धि है, इसको कौन-कौन प्रभावित करता है? ये भी तो होगा भाई कोई। अब मान लीजिए जन्म दर है, अगर जन्म दर जो है आपकी ज़्यादा होगी, मृत्यु दर कम होगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर मृत्यु ज़्यादा होगी, जन्म कम होंगे, तो जनसंख्या जो है आपकी कम होगी। स्वास्थ्य सुविधाएँ भी जो हैं प्रभावित करती हैं जनसंख्या को। मान लीजिए कि कहीं पे जन्म हो रहा है और वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वो सही नहीं है, तो वहाँ जो जन्म हो रहा है उस पे तो खतरा हो जाएगा। जो जन्म बच्चा लेगा उस पे तो खतरा हो जाएगा, माँ पे भी खतरा हो जाएगा। तो इस पे मान लीजिए अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़िया नहीं है, तो उन पे दोनों की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए वो जो वहाँ की जनसंख्या वो कम हो सकती है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़िया रहेंगी, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, शिक्षा। शिक्षा, ये भी एक कारण है। आर्थिक विकास, ये भी एक कारण है। विवाह की आयु, ये भी एक कारण है। विवाह की आयु देखिए कैसे, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये भी एक कारण है। प्रवास, ये भी एक कारण है, मैंने अभी आपको बताया। रोजगार के अवसर, ये भी एक कारण है। तो ये जो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आपके प्रमुख कारण है, ठीक है? अब हम अगला पॉइंट बढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख चरण, ठीक है? जैसा कि अभी हमने जान लिया, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उत्प्रवास सब जान लिया हमने। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व सब जान लिया। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख चरण, इंडिया में जो जनसंख्या वृद्धि है, वो कुछ चरणों पे विभाजित की गई है। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरण जो है समय, स्थिति और कारण के हिसाब से जो है कुछ चरण में लिखा गया है। क्या हुआ था, देखिए, प्रथम चरण जो है 1901 से 1921 का जो टाइम पीरियड था, उसमें होता है। इसमें जो जनसंख्या है, उसकी वृद्धि बहुत कम होती है, ठीक है? इसका कारण क्या होता है कि जन्म दर बहुत अधिक थी। इसमें क्या है, जन्म दर बहुत अधिक थी और मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। महामारियाँ और बीमारियाँ भी अधिक थी। स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत ज़्यादा कम थी। अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रभाव था। इसलिए जन्म अधिक होने के बावजूद मृत्यु भी बहुत अधिक हुई है। अब भाई, जन्म हो रहे हैं तो मृत्यु भी तो हो रही है। अब महामारियों के कारण फिर भी मृत्यु हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थी, उनसे भी मृत्यु हो रही है। अकाल आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएँ हो रही हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। तो जो जन्म हो रहे हैं, मतलब जो जन्म हो रहा है ना अधिक से अधिक, वो मर भी रहे हैं अधिक से अधिक। इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं, 1901 से 1921 के काल को, कि इसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हुई है। अब उसका कारण आपको पता चल गया कि क्यों कम हुई है। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण जो है 1921 से 51 तक चलता है भारत के जनसंख्या वृद्धि का। इसमें क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि जो है ना धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी उनमें सुधार हो गया, महामारियों पर नियंत्रण कर लिया, मृत्यु दर में कमी आने लगी। लेकिन जन्म दर अभी भी काफ़ी ऊंची थी, इसलिए जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है? अब मान लीजिए अगर इसमें भी स्वास्थ्य सुविधाएँ और महामारियाँ होती तो जो जनसंख्या यानी जन्म दर बढ़ रही थी, उस पे लोग मरने लगते, तो जनसंख्या कम हो जाती, जन्म दर जो है कम हो जाता है। तो अब अगला पॉइंट क्या है, तृतीय चरण। ये जो तृतीय चरण है, ये 1951 से 1981 जो भारत का टाइम पीरियड है उसका है। इसमें क्या हुआ, जनसंख्या जो है इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी। क्यों हुआ? इसमें जो है इस टाइम पे चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो गया था। मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आई थी, यानी लोग मर नहीं रहे थे। क्यों नहीं मर रहे थे भाई? अब स्वास्थ्य सुविधाएँ आ गई हैं, कुछ भी बीमारी हुई तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ, तो बच जाओगे। अब अगर हॉस्पिटल ही नहीं जा पा रहे हो तो भाई मृत्यु तो होगी। अब इसमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, यानी जीवन में जो रहने लायक स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उनमें वृद्धि हो गई। खाद्य एवं कृषि उत्पादन में सुधार हो गया, लेकिन जन्म दर लंबे समय तक ऊँची बनी रही।
यानी जो जन्म दर है वो अभी भी ऊँची है, यानी पहले चरण में भी है, दूसरे चरण में भी है, अब तीसरे चरण में भी। इसमें भी जन्म जो है ना बहुत अधिक हो रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या है आपका? चतुर्थ चरण। 1981 से 2011 का जो चरण है इसे हम चतुर्थ चरण बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती रही लेकिन वृद्धि दर धीरे-धीरे कम होने लगी। ठीक है? क्यों हुआ? जन्म दर में लगातार कमी आई। 3 चरण में तो जन्म बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन चौथे चरण में क्या हुआ, जन्म कम होने लगे। शिक्षा का जो प्रसार है वो हुआ, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता हुई। परिवार नियोजन आप लोग जानते होंगे, विवाह की आयु में वृद्धि हुई। पहले क्या था, विवाह 15 साल में 14 साल में हो जाता था, लेकिन अब विवाह बाद में हो रहा है, शादी भी बाद में हो रही है। महिलाओं में वृद्धि हुई, महिलाएं भी बढ़ी, शिक्षा रोजगार हुआ, तो लोग बाग काम करने लगे। छोटे परिवार की धारणा मजबूत हुई, यानी छोटे दो हमारे एक ऐसे करके जो है। अब अगला पॉइंट जो है परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें याद कर लेने चाहिए। देखिए, जनसंख्या वितरण ये आपको याद करना चाहिए, जो मैंने समझा दिया है। जनसंख्या घनत्व, परिभाषा, सूत्र सब समझा दिया, इसको याद कर लेना आप। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, इनको याद कर लेना आप। मानवीय कारक, भौतिक और मानवीय कारक मैंने एग्जाम्पल सहित सब कुछ बता दिया है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, जन्म और मृत्यु दर क्या है, ये आपको याद करना है। आप्रवास और उत्प्रवास क्या है, ये भी आपको पता करना है, जो कि मैंने बता दिया है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक घटक क्या क्या हैं, ये भी मैंने बता दिया है। जनसंख्या वृद्धि के चरण, जो 4 चरण बताए हैं, उनको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है? रिवीजन की ट्रिक देखिए, जनसंख्या परिवर्तन क्या है। जनसंख्या जो परिवर्तित होगी वो क्यों होगी? सबसे पहला देखिए, जन्म प्लस मृत्यु प्लस प्रवास, इन 3 कारणों से ही जनसंख्या में परिवर्तन आता है। घनत्व क्या है? घनत्व का फॉर्मूला देखिए, जनसंख्या कुल है, उस पे जो क्षेत्रफल है उससे भाग दे दीजिए, घनत्व निकल आएगा। आप्रवास मतलब आना, उत्प्रवास मतलब बाहर जाना। ठीक है? तो दोस्तों, आज हमने क्लास 12th चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व जो है आपको समझाया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है इसको हमने बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको इस तरह पढ़ाया गया है, मेरा तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप क्लास 12 की ज्योग्राफी को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आगे हम कौन सा चैप्टर लाएँ। धन्यवाद।